स्टेज पर उपस्थित और हाल में बैठे हुए साथियों, मैं अपनी ओर से और लाल परचम की ओर से सभी चार जो किसान संगठन है उसका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पर बात कर रहे हैं। अलग अलग एरियाज़ की जो कृषि की हालत है उसके बारे में हमने अपनी समझदारी बनानी है ताकि पूरे देश में कृषि की कैसी हालत है एक नक्शा बन सके, ताकि उसमें जो किसानों के संघर्ष निकलते हैं उसको ठीक दिशा देने में हमारी सहायता हो। इसलिए जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसके साथ शुरू से बहुत ज़्यादा धक्का, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और पंजाब और बंगाल दो ऐसी स्टेट रही है जहां जब अंग्रेज़ देश छोड़ कर के चले गए तो जो उनकी साजिश थी कि जहां के लोगों को लड़ाया जाए, जैसे पहला वो लड़ाते रहे हैं, तो जाने समय में भी उनकी ऐसी साजिश थी कि उनके जाने के बाद जो भारत देश है इतना कमज़ोर देश बने कि वो हमारे पर निर्भर हो जाए। उन्होंने धर्म के आधार पर दंगा करवाया, हिंदू सिख मुसलमान के आधार पर दंगा करवाया, और उस दंगे में बंगाल और पंजाब के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई, फिरकू दंगे हुए। 5 लाख के लगभग जो लोग हैं, निर्दोष लोग, उनको जान से मार दिया गया। तो लाखों लोग, इससे भी ज़्यादा लोग घरों से उजाड़े का शिकार हुए। अपनी जगह जहाँ पर वो रहते थे उसको छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा और उनको एक शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। और पाकिस्तान में उसको महाजर बोलते हैं और हमारे इधर पंजाब में या देश में उनको शरणार्थी बोलते हैं, या अभी भी पाकिस्तानी बोलते हैं। अभी भी उनको अपने देश के वासी नहीं बोलते, उनको अभी पाकिस्तानी ही बोला जाता है। तो जो इस तरह का हालात बने, जो बड़ा भाग था पंजाब का वो पाकिस्तान में चला गया, पंजाबी बोलने वाले लोग पाकिस्तान में रह गए, और एक छोटा हिस्सा भारत में आया। और उसको भी बाद में जब भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट बनाई गई 1966 में, 1966 में, तब पंजाब का पुनर्गठन हुआ। उसके बाद जो पंजाब बना एक छोटा सा पंजाब रह गया। आज पंजाब की जो आबादी के हिसाब से देखा जाए तो इसकी आबादी पूरी देश की आबादी का सिर्फ 2% है। 2% से थोड़ा ज़्यादा होगा, 2%, 2 कह सकते हैं। और एरिया के हिसाब से 50,362 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, जो देश के पूरे एरिए का, उसके क्षेत्रफल का 1% ही बनता है। तो इस तरह की जो पंजाब की हालत बनी है, इसकी आज की जो कृषि की हालत देखी जाए तो जो पहले पंजाब में एक मुहावरा चलता था, एक कहावत थी, प्रोवर्ब था, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखित चाकरी। मतलब जो खेती है जो सबसे अच्छी होती है, व्यापार दूसरे नंबर पर आता है,
और जो नौकरी करना है वो बेकार है की बात है, क्योंकि उसमें वो उस समय के लोग ये सोचते थे ये तो गुलामी करना है, किसी की गुलामी हो जाएगी, किसी के अधीन रहना पड़ेगा। लेकिन जो व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, वो आज़ाद होते हैं। तो उस समय ये बात ऐसी थी। लेकिन आज बात ये बन गई है कि पंजाब में तो इस तरह की सिचुएशन है कि सभी किसान जो खेती करने के समर्थ हो गए हैं और उससे ऊब गए हैं और खेती छोड़ना चाहते हैं। एक सर्वे में बताया गया कि बड़े पैमाने पर पंजाब के किसान खेती छोड़ना चाहते हैं अगर उसका कोई अच्छा बदल मिल जाए। उसका बदल ना मिलने के चलते एक मजबूरी के बनी हुई है, वो खेती वो कर रहे हैं। लेकिन आज काफ़ी लोग, लगभग 2 लाख के लोग, लगभग किसान जो हैं वो खेती बाड़ी जो कृषि है उसका काम उन्होंने छोड़ दिया है और किसी और काम में, या वेज लेबर में, या और किसी काम में वो चले गए हैं। ये ऐसी स्थिति क्यों बनी है? जो पंजाब किसी समय 70 के शुरू में जो पंजाब जो पूरे देश में नंबर 1 स्टेट था, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आमदन के हिसाब से इसका पहला नंबर था। लेकिन आज वो धीरे धीरे 16 नंबर तक या 19 नंबर तक चला गया है। ये ऐसी हालत क्यों बनी है, इसको अगर समझना चाहते हैं तो जो पहले का इसका इतिहास रहा है, तो पहले इसकी खेती कैसी रही है, ख़ास तौर पर 47 के समय, 47 के समय, जब देश जिसको याद कहा जाता है, जब वो याद हुआ, और उस समय जो खेती की हालत थी, तो अंग्रेज़ों ने उस समय 2 तरह का सिस्टम चलाया हुआ था। एक जिम्मेदारी सिस्टम था, समतशाही सिस्टम था, और दूसरा रैयतवाड़ी सिस्टम जिसको बोलते हैं। रैयतवाड़ी में सिस्टम में किसान ज़मीन के मालिक थे, वो सीधे अंग्रेज़ों के अधीन थे। और जो सामंतशाही सिस्टम था, जो जिम्मेदारी या विस्वेदारी सिस्टम बोला जाता है, उसमें जो ज़मीन के मालिक थे वो जो खेती करने वाले किसान हैं वो मालिक नहीं थे, उनके टेनेंट्स या मुजारे हम कहते हैं, वो उनके मुजारे थे। तो और जो मुजारा और सरकार, अंग्रेज़ सरकार, उनके बीच बहुत सारे बिचौलिए, बहुत सारी लेयर्स थी जो किसानों को लूटती थी। किसान अपनी खेती करता था, उसमें पैदावार होती थी, और पैदावार का जो बड़ा भाग है वो बीच वाले लोग, ज़मींदार लोग, जैलदार, नंबरदार, और जहाँ का राजा, जो रियासतें थी, उसका जो हेड होता था वो, और उसके बाद अंग्रेज़ों के पास चला जाता था। इस तरह उस समय वो भारी लूट थी। तो ऐसा हालत बना हुआ था कि पंजाब में जो मुजारे लोग थे, जो खेती करते थे, वो अपने जो लैंडलॉर्ड है, ज़मीन मालिक है, जो सामंत हैं, बड़े सामंत, उनके खिलाफ उनका बहुत तीखा स्ट्रगल था। और एक बड़ी मूवमेंट थी जिसको पेप्सू की मुजारा मूवमेंट बोला जाता है। देश के और भागों में भी उस समय काफ़ी लहरें चल रही थी किसानों की। जो तबागा की बात हुई है पश्चिमी बंगाल में, वो एक लहर थी। और तेलंगाना में जो आंध्र प्रदेश में का एक भाग था, उसमें एक बड़ा आंदोलन था। तो इस तरह के आंदोलन जिसमें जो किसानों की मांग थी कि जो ज़मीन में काश्त करता है, जो ज़मीन में फसलों को पैदा करता है, उसका मालकी हक है, जो मालकाना हक है, वो उसी का होना चाहिए, ज़मीन मज़ारे की होनी चाहिए। लेकिन ज़मीन का माल कोई और है। उनसे ज़मीन लेने के लिए काफ़ी जगहों पर अपनी जो पैदावार है, उसका जो अपना बनता हक है, उसको बढ़ाने के लिए, जैसे तबागा में 2/3 हक लिया गया, इसी तरह पंजाब में 50% तक
जो उनका पैदावार है वो लैंडलॉर्ड जागीरदार या सामंतशाही जो है सिस्टम था, उसमें बड़े ज़मीन मालिक थे, वो ले जाते थे। तो उसके खिलाफ किसानों में बहुत रोष था, गुस्सा था और उसके खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी गई। उस समय जो किसान संगठन बने, उनको अपना हक लेने के लिए हथियार भी उठाने पड़े। और उस मूवमेंट के चलते और बाद में जब देश से अंग्रेज चले गए तो जो सरकार आई उस पर प्रेशर पड़ा, उनको मालूम हुआ। और साम्राज्य प्रबंध जो है उसको चलाने बड़े बड़े साम्राज्य देश हैं, उनको भी ये मालूम हुआ पूरे देश में, हिंदुस्तान में, इंडिया में जो किसानों की हालत है, इसमें जो सामंत हैं बड़े, वो उनकी बहुत लूट करते हैं। तो ऐसी बात बन सकती है भी किसान ऐसी क्रांति के रास्ते पर चले जाएंगे जिसमें पूरे सिस्टम को बदलने का खतरा है। उसके पहले ख़ास तौर पर जो चाइना है, चाइना में किसानों की जो काफ़ी बड़ी गिनती थी और किसान एक शक्ति बने एक क्रांतिकारी आंदोलन में। और उस क्रांतिकारी आंदोलन में वहाँ के जो बड़े सामंत थे उनको उल्टा दिया गया। वहाँ पर किसानों ने सत्ता पर कब्जा किया और ज़मीनों पर भी कब्जा किया। वहाँ एक बड़ी क्रांति हुई जो दुनिया में मशहूर हुई। और सभी साम्राज्यों को और देश के जो उस समय के शासक वर्ग था 47 के बाद का, उनको जो चिंता बन रही थी कि अगर ये जो विरोधताई है, जो बड़े विरोध पैदा हो रहे हैं कृषि क्षेत्र में, इसको थोड़ा धीमा ना किया गया तो चीन जैसा हालत बन सकती है और इंडिया में क्रांति हो सकती है, क्योंकि बहुत जगह पर हथियारबंद संघर्ष चल रहे हैं। तो उन्होंने फिर खेती में अपना तरीके से सुधार किए, जिसमें ज़मीन की चकबंदी की गई। सीधा जो सामंतशाही है उनके बीच की लेयर्स थी उनका खात्मा किया गया और किसान का सीधा संबंध जो है शासक वर्ग की से जोड़ दिया गया। और बड़े पैमाने पर जो इस तरह का लगान लिया जाता था वो ख़त्म कर दिया गया। उसकी जगह पर रेवेन्यू जो जहाँ के तहसीलदार नंबरदार वगैरह जहाँ से लेते थे वो सीधा शासक वर्ग को जाता था और बीच के किसी लैंडलॉर्ड को उनको नहीं जाता था। इस तरह का जो एक तरह के सुधार किए गए, भले ही ये सुधार पूरे क्रांतिकारी ढंग से नहीं किए गए, बहुत ही उन्होंने अपने तरीके से किए। और फिर भी और पंजाब के जो खेती बाड़ी के रिश्ते हैं, पैदावारी रिश्ते हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा। और इन रिश्तों में जो तब्दीली होने का एक जो आधार है वो तैयार हो गया। और बाद के समय 1966 में और जब जहाँ का हरा इनकलाब, हरी क्रांति शुरू हुई, तो हरी क्रांति भी इसका ही फल था कि जो बड़े साम्राज्य देश हैं वो सोचते थे कि इन देशों में जो भूख की हालत बनी हुई है, वो भूख की हालत को हमें ख़त्म करना चाहिए, कम करना चाहिए। और उसमें जो खेती बाड़ी में जो किरत लगी हुई है उसको आज़ाद करके उसको थोड़ा हिस्सा बढ़ा करके और अपने तरीके से वहाँ पर खेती शुरू की जाए। उस खेती में वहाँ पर नई जो मशीनरी है, मॉडर्न मशीनरी है, उनका इस्तेमाल किया जाए, नए बीजों का इस्तेमाल किया जाए, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाए और जो कीड़े मार दवाई, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह है, उनका इस्तेमाल किया जाए। ऐसा करके वो अपने लिए एक मार्केट पैदा करने चाहते थे। जो उनकी मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और हिंदुस्तान के जो कारपोरेट हैं, इन दोनों को पैदा देने के लिए इन दोनों का जो सरमाया है वो खेती में लगाने के लिए, खेती बाड़ी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो इनपुट्स जिसको कहा जाता है, जो लागती खर्चे हैं, जो लागत में काम आती है, मशीनरी, पेस्टिसाइड, बीज, और उनमें उनका जो पैसा है वो लगे और उस सरमाए से वो और मुनाफा कमाएं, उनके मुनाफे में और ज़्यादा जो है इजाफा हो। तो इस तरह का जो
हरी क्रांति हुई, उसमें भले इसके आगे फ्यूचर में इसके दूररस जो इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसके बारे में उन्होंने कोई ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं की, और जो परिणाम सामने आए वो बहुत ही भयंकर जो परिणाम है वो हमारे सामने दिखाई देते हैं। और पंजाब विशेष तौर पर और देश के और इलाके जैसे वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी यूपी है और कोस्टल आंध्र है, और इस तरह के इलाके कुछ और चुने गए जिसमें हरी क्रांति का जो प्रोग्राम है उन्होंने लागू किया। ये प्रोग्राम साम्राज्य जो संस्थाएं थी उन्होंने चलो जो साम्राज्य संस्थाएं थी, फोर्ड फाउंडेशन था, रॉकफेलर था, उन संस्थाओं ने ये हरी क्रांति का प्रोग्राम बनाया, और भारत के जो शासक वर्ग है, जहाँ की जो रूलिंग क्लास है, उसने उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। और उस प्रोग्राम जब लागू हुआ तो शुरू में सभी किसानों की जितनी भी परतें हैं, जितनी भी किसानों की श्रेणियां हैं, भले ही वो गरीब किसान है, दरमियाना मिडिल किसान है और रिच पीजेंट है, सभी किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। क्योंकि उस समय जो टर्म्स ऑफ ट्रेड थी, जो व्यापार की शर्तें थी, वो खेती बाड़ी के पक्ष में थी। सन्नत, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, खेती कृषि, और दोनों में जो व्यापार होता है इंडस्ट्री की वस्तुओं का और दूसरे तरफ कृषि की वस्तुओं का, उस व्यापार में कृषि को फायदा होता था। इसीलिए जो छोटे किसान से लेकर रिच पीजेंट तक, अमीर किसान तक, और सभी को उस समय फायदा हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे जब 70 का आद आ गया और विशेष तौर पर 80 का शुरू हुआ, 80 का दशक शुरू हुआ, तो उस समय तक पंजाब की जो खेती बाड़ी है, जो पंजाब की कृषि है, वो संकट में आ गई। उस समय जो व्यापार की शर्तें थी और जो सन्नत, इंडस्ट्री और कृषि की का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड थी, व्यापार की शर्तें थी, वो खेती बाड़ी के उल्ट होनी शुरू हो गई, वो इंडस्ट्री के पक्ष में शुरू हो गई। इसीलिए धीरे धीरे किसानों में बेचैनी बढ़ी, और उसी से जब किसान दुखी होने लगा, किसान कर्जे में जाने लगा, तो उस समय पंजाब में बड़ा आंदोलन की शुरुआत हुई। उस समय भुपिंदर सिंह मान और लखोवाल, राज्यपाल जो पुराने लीडर थे, जो जैसे प्रधान जी ने बताया है, तो उनकी लीडरशिप में एक भारतीय किसान यूनियन का संगठन बढ़ा और एक बड़ा आंदोलन चला। वो आंदोलन सिर्फ पंजाब की ही विशेषता नहीं थी, और जगहों पर विशेष तौर पर जिन जगहों पर हरी क्रांति हुई थी वहाँ पर भी आंदोलन था। महेंद्र सिंह टिकैत, जिसको वेस्टर्न यूपी वाले, पश्चिमी यूपी वाले साथी जानते हैं, उनकी अगुवाई में और वहाँ आंदोलन चला। नंदजा स्वामी, उसकी अगुवाई में कर्नाटका में चला, और शरद जोशी, उसकी अगुवाई में महाराष्ट्र में चला। सभी जगहों पर ये आंदोलन हुआ। तो इस आंदोलन के बाद उस समय भले ही इस तरह की डिमांड उठाई जाती थी कि हमारा जो कृषि की पैदावार है, कृषि की जो फसलें हैं, उनको कीमत सूचक अंक, दूसरी चीज़ों की जो कीमतें हैं उसके साथ इसको जोड़ा जाए। जितनी चीज़ दूसरी बढ़ती है, उसकी महंगाई होती है या तनख्वाहें बढ़ती है, उसके हिसाब से हमारी जो उपज है उनके भी दाम बढ़ाने चाहिए। धीरे धीरे इस पर बात होती रही, और किसान संगठनों में भी उनकी विचारधारा को लेकर, उनकी जो सियासत को लेकर और काफ़ी बातें आगे बढ़ी, और विचार चर्चा के बाद काफ़ी टूट फूट भी हुई आंदोलन में। और नए जो आंदोलन शुरू हुए उसमें एक बात तय हो गई कि जो किसान की उपज है उसको फ्री फायदा होगा अगर उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, घटो कम से कम
उसकी जो कीमत है वो तय की जाए और उसकी गारंटी की जाए। और विशेष तौर पर जो सरकार ने ही बनाया था एक फार्मूला, उसके हिसाब से हमें टोटल खर्च जोड़कर, जो स्वामीनाथन का फार्मूला था, उसमें जो खेती बाड़ी में कुल खर्च होता है उसमें 50% उसका जो लाभ अंश है उसको जोड़ करके हर एक जो फसल है, हर एक जो क्रॉप्स हैं उनके दाम जड़े है उस तरीके से तय किए गए। और हरी क्रांति जब पंजाब में हुई तो इस तरह का एक जो चलन पहले गांव के सतर पर किसान के आंदोलन चला करते थे, जो बड़े लैंडलॉर्ड के खिलाफ, जो अपने ज़मीन के हक लेने के लिए ज़मीन में जो फसल है उसमें अपना ज़्यादा जो हिस्सा है उसको लेने के जो संघर्ष चलते थे, अब संघर्षों का रूप बिल्कुल बदल गया। अब संघर्ष बाजार ओरिएंटेड हो गए, मंडी ओरिएंटेड हो गए। ये संघर्षों की धार जो सरकार की अनाज खरीदने वाली एजेंसियां हैं उनके खिलाफ, और जो बड़ा प्राइवेट व्यापारी है उसके खिलाफ सेधित हो गए। जो संघर्ष ज़्यादातर अपनी फसल के जो सही दाम है उनको लेने के लिए, और जो फसलों पर खर्च होता है, सरकारी मशीनरी है, बीज है, कीड़े मार दवाइयाँ, सभी जो चीज़ें हैं उनके दाम जो है वो कम किए जाए, उन पर उनको सब्सिडी मिले। तो इस तरह की जो नेचर है किसान संघर्ष की बन गई। तो इस तरह जब हरे इनकलाब के चलते जो क्लासेस में भी फ़र्क पड़ा, जो पहले जिसको हम सामंत बोलते थे वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जिनका खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, वो सिर्फ अय्याशी करते थे, कबूतर उड़ाते थे, घोड़ों की सवारी करते थे, और गर्मी और सर्दी में सैरगाह में चले जाते थे, सर्दी में पहाड़ों पर समुद्र पर चले जाते थे, गर्मी में पहाड़ों पर चले जाते थे। खेती बाड़ी में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। लेकिन अब जो नए बड़े भूमिपति बन गए, जो बड़े पहले के जगीरदार थे, लैंडलॉर्ड थे, सामंत थे, वो सरमाएदार बड़े फार्मर बन गए। तो उन्होंने वहाँ अपने नौकर रख के, अपने लेबर रख के बड़े पैमाने पर खेती करवाई, और खेती में उनको काफ़ी बचत हुई। और वो बचत जो थी वो खेती बाड़ी में और ज़मीन खरीदने के लिए, ट्रांसपोर्ट खरीदने के लिए, सिनेमा घर खरीदने के लिए, होटल खरीदने के लिए, और जो साड़ी आर्थिकता है उसमें जो अलग अलग और जगह है उन पर उन्होंने अपना पैसा खूब बनाया। लेकिन आज उसको निरापुरा जो सम्मत है, जो फ्यूडल किस्म के लोग हैं, वो नहीं बोला जा सकता। आज वो पूंजीवादी फार्मर बन गए। खेती में वो इंटरेस्ट लेते हैं, खेती बाड़ी में वो सेविंग करते हैं, वो बचत करते हैं, वो बचत करके और जगह पर निवेश करते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं। एक तरफ से बड़े बड़े लैंडलॉर्ड पैदा हो गए, दूसरी तरफ जो है एक लैंडलेस लेबर, जो जिनके पास ज़मीन है, ज़मीन नहीं है, जिनके पास बिल्कुल ज़मीन है नहीं है, वो पैदा हो गए। तो इस तरह का जो हालत पंजाब की कृषि में बन गई है। और पंजाब में जो दूसरा किसान है, छोटा किसान, दरमियाना किसान, वो बड़ी पैमाने पर कर्जे का शिकार हो गया है। कर्जे की भी नेचर बदल गई। ज़्यादातर कर्जा जो पहले गांव के सतर पर जो सूदखोर थे उनसे लिया जाता था, आज जो कर्जा बैंकों से लिया जाता है, लगभग 77% के लगभग कर्जा जो बैंकों से लिया जाता है, 23% जो कर्जा है वो प्राइवेट जो सूदखोर हैं उनसे लिया जाता है। और इस तरह जो पंजाब का खेती बाड़ी का सिस्टम है, जो ज़मीन है, अगर औसत एवरेज से देखा जाए तो जो पूरे देश की हालत है उसमें एवरेज भूमि जो है एक फार्मर के पास सिर्फ 2.5 एकड़, 1 हेक्टेयर बोला जाए वो आती है, और पंजाब में 4 हेक्टेयर है, यानी 10 एकड़ है। तो इस तरह का इस हालत के चलते
पंजाब में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है और पंजाब में अगर फ्लक्चुएशन आता है कीमतों में या इनपुट्स में, तो उसमें किसानों को भारी फर्क पड़ता है, क्योंकि पंजाब में एक मंडी सबसे ज़्यादा अच्छी मंडी है। और जहाँ जैसे कमीशन ने फार्मर कमीशन ने कहा था कि पंजाब 5 किलोमीटर के भीतर एक मंडी होना चाहिए। पंजाब एक ऐसा स्टेट है वहाँ जो इस तरह की मंडी है, इसलिए जहाँ के किसानों को जो अपनी उपज का लगभग 90% 90% जो अपनी क्रॉप पैदा करता है वो अपनी धान और गेहूं है, और उनके लिए प्रॉपर मंडी है। अगर मंडी में थोड़ी हलचल होती है, MSP में थोड़ी हलचल होती है, तो किसान को खतरा खड़ा होता है, उनका विरोध करता है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है, जब वो कहते हैं कि नए ढंग से खेती की जाएगी, नए कारपोरेट को दिया जाएगी, किसानों को फ़ायदा हो जाएगा, जैसे 3 कानूनों में हुआ, तो किसानों को डर लगता है। उनको लगता है ये अच्छा सिस्टम चल रहा है, जो MSP का सिस्टम है, जो मार्केट का सिस्टम है, ये पंजाब के लोग उससे इधर उधर नहीं होने देते। जब कोई इधर उधर की बात करता है तो पंजाब के लोग चेतन हो जाते हैं, इसके लिए वो लड़ते हैं और कहते हैं अभी कारपोरेट हमारे से ज़मीन छीन लेगा, उनके खिलाफ लड़ी जानी चाहिए। और लड़ाई लड़ने का माहौल भी जहाँ पर है, क्योंकि 2 फसलें होने के चलते पंजाब के जो किसान है वो उसको 8 महीने काम ही नहीं मिलता, उसका ज़्यादा से ज़्यादा काम 3 महीने का ही रह गया, बाकी 8 महीना बिल्कुल वो अनएम्प्लॉयड रहता है, बेला रहता है। जहाँ तो वो डेरों में जाएगा, जहाँ बेला ताश खेलेगा, जहाँ वो धरने मुजाहरे में आएगा। जो थोड़ा पॉलिटिकली कॉन्शियस है पंजाब का किसान, जो राजनीतिक तौर पर थोड़ा दूसरों की जो जगह है उनसे ज़्यादा कॉन्शियस है, क्योंकि एक तो हिस्ट्री है, गुरुओं की हिस्ट्री है, भगत सिंह की हिस्ट्री है, चाचा अजीत सिंह की हिस्ट्री है, गदर पार्टी की हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री एक मिलिटेंट, एक लड़ने वाली, जबर का विरोध करने वाली, वो एक हिस्ट्री है, भगत सिंह वाली हिस्ट्री है। वो जब भी पंजाब के किसान को लगता है हमारे साथ धक्का होता है, हमारे साथ वितकरेबाजी होती है, तो लड़ता है। तो और वो लड़ने के लिए उसके पास समय है, जब समय है तो वो क्रिटिकली सोचता है, उसके पास सोचने का समय है, वो अखबार पढ़ता है, सोशल मीडिया के साथ लिंक रखता है, तो उनको पता है ये पार्टियां क्या कर रही है। और 3 कानूनों के खिलाफ जो स्ट्रगल चला, उससे और राजनीतिक तौर पर ये ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है। इसीलिए ये सभी जो आंदोलन है देश भर के, उसमें सबसे आगे है। रोज़ धरने मुजाहरे होते हैं यहाँ पर, और दूसरी जगहों पर कम होते हैं, लेकिन इससे हमको सीखना चाहिए। जो पंजाब का कृषि संकट है, उसमें छोटा जो किसान है, जो खेत मजदूर है, जो लैंडलेस लेबर है, वो जो लगभग 43% है, वो लगभग बेरोजगार रहता है। उनकी बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने का समस्या है। 1-2 एकड़ का जो किसान है वो अपनी ज़मीन रेंट पर दे देता है। जो पहले ऐसा होता था, बड़े लैंडलॉर्ड से ज़मीन छोटा लेता था, लेकिन आज छोटा किसान जो है, जो मशीनरी पर खर्च नहीं कर सकता, बीजों पर नहीं खर्च करता, जितना खर्चा होता है खेती में वो इतना वो खर्चा नहीं कर सकता, इसीलिए वो खेती छोड़ने के भी लिए तैयार है। तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव हम लोगों को लगना पड़ेगा कि अगर उसने खेती बाड़ी में टिकना है तो उसको एक कोऑपरेटिव खेती में लाना पड़ेगा। कोऑपरेटिव खेती में लाते हुए उनकी ऐसी डिमांड बढ़नी पड़ेगी। अगर ये सरकार है इसके चलते उनकी कोऑपरेटिव खेती कामयाब नहीं होती, उससे लड़ते हुए इस सिस्टम को बदलना होगा। उस सिस्टम को बदलते हुए लोगों को एक उसमें जो ज़मीन है, जो बड़े बड़े पूंजीवादी जो फार्मर है, जो लैंडलॉर्ड है, उनसे लेकर के उसके बड़े फार्म बनाने पड़ेंगे। कुछ किसानों को और मजदूरों को भी देना पड़ेगी, कुछ उनके कमेटियां बनाकर उनके हवाले करनी पड़ेगी। इस तरह के इस ढंग से ही उनका छुटकारा मिलेगा। इस ढंग से ही पंजाब के किसानों को एक डायरेक्शन रख करके और अपनी मांगों पर लड़ते हुए, और अल्टीमेट इसका जो हल है और वो जो मतलब किस तरह होगा, उसके लिए अपने संघर्ष की तैयारी करनी पड़ेगी। इतना बोलते हुए जय जनता, जय संघर्ष।